गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इंटरमीडिएट क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहले चैप्टर में ठोसी अवस्था के बारे में बताया गया है। पहला चैप्टर ठोसी अवस्था है, जो फिजिकल केमिस्ट्री का केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट का पहला चैप्टर ठोसी अवस्था है, सॉलिड स्टेट। ठीक बेटा, सॉलिड स्टेट, जिसका पाठ्यक्रम हमने यहाँ पे अंकित कर रखा है, जिसके पाठ्यक्रम में आपको इसका जो पहला चैप्टर ही है ठोसी अवस्था, इसके अंतर्गत कितने टॉपिक का अध्ययन आपको करना है। विभिन्न बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण में आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, यानी 4 प्रकार के ठोस का अध्ययन करना है। द्विविमीय और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, यानी जो क्रिस्टल लैटिस होती हैं, इनका अध्ययन करना है। द्विविमीय और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक और एकक कोशिकाएं, उनकी संकुलन क्षमता, एकक कोशिकाओं के घनत्व का परिकलन करना है। ठोसों में संकुलन यानी पैकिंग देखनी है। रिक्तियाँ, जो भी वैकेंसीज होती हैं ठोसों में। उसके बाद घनी एकक कोशिका में, प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, बिंदु दोष। इतना आपके इस सन 2019 के बोर्ड आपकी बार जो सिलेबस चेंज किया गया कोविड-19 के चक्कर से, भाई इतना तो आपके सिलेबस में रखा गया है। जो कोविड-19 के कारण ये चीज़ हटाई गई हैं, क्या क्या हटाया गया है? विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन तथा पी टाइप के अर्धचालक, यानी इतना सिलेबस आपके कोर्स से अब की बार हटाया गया है। लेकिन मैं सारा चीज़ डिस्कस करूंगा बेटा, क्योंकि ये वीडियो आज के लिए ही नहीं है, ये आने वाले टाइम के लिए भी वैलिड रहे, क्योंकि कोविड-19 के चक्कर से इस वर्ष 2020-21 में ही ये सिलेबस चेंज किया गया, लेकिन आने वाले टाइम में ये पूरा सिलेबस ऐसे ही रहेगा। ओके बेटा, तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ पहले ठोसी अवस्था के बारे में। यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि ठोस क्या होते हैं। तो इसको जानने के लिए बेटा द्रव्य की बात करेंगे। इसको जानने के लिए हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? द्रव्य की बात करेंगे। यानी द्रव्य की बात करने के लिए आप जानते हैं द्रव्य क्या होते हैं। मैटर, द्रव और द्रव्य, ये 2 डिफरेंस समझना बेटा। द्रव जो है ये द्रव्य की एक अवस्था है। द्रव मतलब लिक्विड, ठीक है। थोड़ा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसके लिए बता देना चाहता हूँ कि जो द्रव्य और द्रव दोनों अलग चीज़ें हैं। द्रव्य इस इनवर्स की कोई भी वस्तु द्रव्य है। जैसे यानी द्रव्य होती क्या है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा हाई स्कूल में, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान पाया जाता है और जिनका अध्ययन ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है, द्रव्य कहलाती हैं। जैसे मेज, पानी, कुर्सी, वायु, पेन आदि, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? द्रव्य है। ओके बेटा, तो अब बात करते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोसी अवस्था, द्रवीय अवस्था और गैसीय अवस्था। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। तो मैं केवल ठोसी अवस्था के बारे में डिस्कस करूंगा, कारण कि हमको इस चैप्टर में, इस यूनिट का नाम ही है ठोसी अवस्था, तो इस चैप्टर में केवल ठोसी अवस्था के बारे में पढ़ना है, जिससे हम केवल ठोसी अवस्था के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक भैया, तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इसका। ओके, तो ठोसी अवस्था के बारे में देख लें बेटा। तो सबसे पहले इसका ठोसी अवस्था, द्रव की जो एक अवस्था होती है ठोस, तो इसके गुण देखेंगे। गुण में घनत्व, इस ठोस का घनत्व, ठोस का आकार, ठोस का आयतन, वंडर वाल बल, गलनांक, ये चीज़ देखनी है। यानी सबसे पहले घनत्व देखेंगे कि ठोस का घनत्व क्या होता है, फिर आकार तथा आयतन, ठोस का घनत्व, आकार तथा आयतन,
ठोस का घनत्व देखेंगे, आकार और आयतन के बारे में डिस्कस करेंगे, वान डेर वाल बल देखेंगे, गलनांक देखेंगे, यानी वान डेर वाल बल इसका गलनांक, ठोस का गलनांक क्या होता है, कैसा होता है, यानी यहाँ कंपेयर कराएंगे, द्रव और गैस से कंपेयर कराएंगे ठोस को, इसका प्रसार देखेंगे और अंतराण्विक बल, अंतराण्विक स्थान, ठोसों के अंतराण्विक स्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे बेटा, अब देखो बेटा, ठोस की कंपेयर कराएंगे द्रव और गैस से, ठोस की जो कंपेयर कराएंगे द्रव और गैस से कराएंगे, द्रव और गैस से कंपेयर कराई जाएगी यहाँ पे। तो ठोस का जो घनत्व होता है, ठोस का घनत्व द्रव और गैस के कंपेयर में काफ़ी अधिक होता है। ठोस का आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, जबकि द्रव में क्या होता है बेटा, आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। गैस में आयतन आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। वान डेर वाल बल, ठोस में वान डेर वाल बल सबसे अधिक लगता है, ठोसों में वान डेर वाल बल सबसे अधिक लगता है, सबसे अधिक मतलब द्रव और गैस के कंपेयर में काफ़ी अधिक लगता है। उसके बाद गलनांक देखेंगे बेटा, गलनांक क्या है, ठोसों का जो गलनांक होता है, क्योंकि ठोस सॉलिड का मतलब ठोस चीज़ है, इनमें वान डेर वाल बल क्या है, अधिक है, तो उस बल को छीड़ करने के लिए, तोड़ने के लिए इनका गलनांक, यानी इनका गलनांक, इन्हें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी इनका गलनांक काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद देखेंगे प्रसार में बेटा बात करेंगे, ठोस का जो प्रसार होता है बहुत कम होता है, यानी गर्म करने पर ये बहुत कम फैलते हैं। उसके बाद अंतराण्विक स्थान, यानी ठोसों में जो अंतराण्विक स्थान है वो काफ़ी कम होता है, किसके कंपेयर में, द्रव और गैस के कंपेयर में। द्रव और गैस के कंपेयर में ठोसों का अंतराण्विक स्थान काफ़ी कम होता है। तो हमने ये बात की ठोस की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे घनत्व, आकार, आयतन, वान डेर वाल बल, गलनांक, प्रसार और अंतराण्विक स्थान, यानी इन प्रॉपर्टीज़ को जाना, इसके बेसिस पे हमने ठोस को पहचाना। अब बात करेंगे कि ठोस के प्रकार, ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस के प्रकार, बात करेंगे ठोस पदार्थ के प्रकार। ठीक बेटा, ठोस पदार्थ के प्रकार, यानी ठोस पदार्थ जो होता है, ये दो टाइप के ठोस होते हैं बेटा, दो टाइप के ये ठोस पदार्थ जो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। यानी ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। देखो बेटा, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है क्या, कि वे सभी ठोस पदार्थ जिनके घटक कण, बेटा घटक कण में परमाणु या अणु या आयन, यानी वे सभी ठोस पदार्थ जिनके घटक कण परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। वह सभी ठोस पदार्थ जिनके घटक कण परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिनमें जिसके कारण ये अपने मूल स्थान को नहीं छोड़ते हैं, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यानी वे सभी ठोस पदार्थ जिनके घटक कण परमाणु, अणु या आयन, घटक कण परमाणु हो या अणु हो या आयन एक नियमित क्रम, यानी रेगुलर पैटर्न में, बेटा क्या होता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कैसे क्रम में व्यवस्थित होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण ये अपने मूल स्थान को नहीं छोड़ते हैं, यानी कि मूल स्थान को नहीं छोड़ते हैं। यानी वे सभी ठोस पदार्थ जिनके घटक कण परमाणु, अणु या आयन एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण ये अपने मूल स्थान को नहीं छोड़ते हैं।
केवल मूल स्थान पर क्या करते हैं, कंपन करते हैं, केवल अपने मूल स्थान पर कंपन करते हैं, केवल अपने मूल स्थान पर क्या बेटा करते हैं, कंपन करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, जिसके कारण इनकी दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है इनकी, कई ठोसों की जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनकी दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है, दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। इनकी ज्यामितीय आकृति सममित होती है, ज्यामितीय आकृति सममित होती है, इनकी ज्यामितीय आकृति सममित होती है। इनकी सतहें कैसी होती हैं बेटा, समतल होती हैं। इनकी सतहें कैसी होती हैं, सतहें समतल होती हैं और इनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं, इनके क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। यानी कि ठोस क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं कि वे सभी ठोस पदार्थ जिनके घटक का परमाणु और या आयन एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण ये अपने मूल स्थान को नहीं छोड़ते हैं, केवल मूल स्थान पर कंपन करते हैं। परिणाम स्वरूप इनकी दीर्घ परिसर यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज इनकी दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। इनकी ज्यामितीय आकृति सममित होती है, यानी कि बेटा इन्हें अगर इनकी जो सतहें होती हैं समतल, यानी कि अगर इन्हें काटोगे तो इनकी जो सतहें होंगी वो समतल टाइप की होंगी और इनके क्वथनांक गलनांक भी उच्च होते हैं। जैसे हीरा, बर्फ, ग्रेफाइट, डायमंड, यानी बर्फ, ग्रेफाइट और डायमंड, ये क्या हो गए बेटे, क्रिस्टलीय ठोस हो गए। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय ठोस सेम क्रिस्टलीय ठोस का अपोजिट है। अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमॉर्फस सॉलिड, दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अक्रिस्टलीय ठोस मीन्स एमॉर्फस सॉलिड। मतलब अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या है, यानी वे सभी ठोस पदार्थ जिनके घटक कण परमाणु अणु या आयन, वे सभी ठोस पदार्थ जिनके घटक कण परमाणु अणु या आयन नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण ये अपने मूल स्थान को छोड़ देते हैं। यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे, अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण ये अपने मूल स्थान को छोड़ देते हैं और ये कंपन भी नहीं करते, यानी कि छोड़ देते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। इनकी परिणाम स्वरूप इनकी दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। इनकी ज्यामितीय आकृति असममित होती है। इनकी सतहें खुरदरी होती हैं और इनके गलनांक तथा क्वथनांक भी काफ़ी कम होते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर, मोम आदि अक्रिस्टलीय ठोस हैं। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं कि 2-3 टॉपिक और थोड़े छोटी हेडिंग बात कर ले, क्योंकि ये थोड़ा आता रहता है बीच बीच में कभी कभी। बात करते हैं बेटा अपरूपता यानी एलोट्रॉपी की अपरूपता क्या है। अपरूपता यानी किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। और किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में विद्यमान होना अपरूपता कहलाता है। किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में विद्यमान होना अपरूपता कहलाता है। जैसे कार्बन के अपरूप डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, कोयला, कार्बन के अपरूप हैं। फास्फोरस के अपरूप हैं सफ़ेद या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, ये बेटा है फास्फोरस के अपरूप। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन के अपरूप। ऑक्सीजन यानी O2 एंड ओजोन O2 एंड O3, ये क्या हो गए ऑक्सीजन के अपरूपता है क्या,
कि किसी तत्व का दो या दो से अधिक किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं, तथा किसी तत्व का दो से अधिक रूपों में विद्यमान होना, एक से अधिक रूप में विद्यमान होना, किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में विद्यमान होना अपरूपता कहलाता है। ठीक बेटा। और इनके एग्जाम्पल्स में हमने बोला कि कार्बन के अप्रूप होता है ग्रेफाइट हीरा, ग्रेफाइट डायमंड फुलरिन, ग्रेफाइट डायमंड फुलरिन कोयला। फास्फोरस के अप्रूप हैं पीला फास्फोरस, सफ़ेद या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस। उसके बाद अब बात करते हैं बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म। बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म, MORPHISM, पॉलीमॉर्फिज्म यानी ये बेटा क्या है, यानी किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक क्रिस्टलीय रूपों में विद्यमान होना, क्रिस्टलीय रूपों में किसी पदार्थ के दो या दो से अधिक क्रिस्टलीय रूप उसके बहुरूपक कहलाते हैं, तथा किसी पदार्थ का एक से अधिक क्रिस्टलीय रूपों में विद्यमान होना बहुरूपता कहलाता है। जैसे जिंक सल्फाइड के बहुरूप हैं जिंक ब्लेंड और क्वार्ट्ज, जिंक ब्लेंड और उटजाइड। जिंक सल्फाइड के बहुरूप हैं जिंक ब्लेंड और उटजाइड, तथा कैल्शियम कार्बोनेट के बहुरूप हैं कैल्साइट तथा आर्गोजनाइट। ओके बेटा। अब बात करते हैं कि जो तुम्हारे चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग थी उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं बंधों की प्रकृति के आधार पर, फर्स्ट हेडिंग है तुम्हारी बंधों की प्रकृति के आधार पर ठोस पदार्थों के प्रकार, यानी बंधों की प्रकृति के आधार पर ठोस पदार्थों के प्रकार। देखो बेटा, बंधों की प्रकृति के आधार पर यानी बॉन्डिंग के आधार पर जो ठोस पदार्थ होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आयनिक ठोस, आणविक ठोस, परमाणुवीय ठोस, यानी कि जिसे बोला जाता है सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस। यानी पहला है आणविक ठोस, दूसरा है परमाणुवीय ठोस, पहला आयनिक ठोस, लाइन से स्टडी कर लें। आयनिक ठोस, दूसरा है परमाणुवीय ठोस, तीसरा है नेटवर्क ठोस, जिसे बोला जाता है यानी कि यही परमाणुवीय ठोस को बोला जाता है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इसे ये भी बोला जाता है सहसंयोजक ठोस। ओके बेटा। फिर आणविक ठोस, चौथा है धात्विक ठोस, यानी बंधों की प्रकृति के आधार पर। ये आपकी कोर्स की आपके सिलेबस की फर्स्ट ही हेडिंग है कि बंधों की प्रकृति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, यानी ठोसों का वर्गीकरण करिए। तो 4 प्रकार के ठोस के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि 4 प्रकार के बंध बनते हैं ठोसों में। 4 प्रकार के बॉन्ड पाए जा सकते हैं। पहला है आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा, उसमें परमाणुवीय ठोस होंगे, एक परमाणुवीय बंध पाया जाएगा। ठीक है, परमाणुओं के मध्य जो बंध बने, फिर अणुओं के मध्य कुछ बंध बने, फिर एक होता है धात्विक ठोस, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है आयनिक ठोस से आयनिक सॉलिड। आयनिक ठोस क्या होते हैं कि आयनिक ठोसों के अवयवी कण क्या होते हैं बेटा? आयन।
जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। इस प्रकार के ठोस पदार्थों का क्रिस्टल जालक, इस प्रकार के ठोस पदार्थों का क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बना होता है। क्योंकि आयन्स होते हैं, आयनिक ठोस नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा ठोस जिसमें आयन्स, जो आयन से मिलकर बना हो, यानी आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। इस प्रकार के ठोस पदार्थों का क्रिस्टल जालक, इस प्रकार के ठोस पदार्थों का क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बना होता है। विपरीत आवेश होने के कारण प्रबल स्थिर वैद्युत बल लगता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो ठोस होते हैं, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अगर आयन्स हैं, आयन के बीच में जो बल लगता है, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल लगता है। फिजिक्स में आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है कि आयन्स के बीच में जो चार्ज के बीच में स्थिर वैद्युत बल लगता है। यानी कि विपरीत आवेश होने के कारण इनके अणुओं में, यानी इनके आयनों के बीच प्रबल स्थिर वैद्युत बल लगता है। और यह आयन बहुत अधिक और ये आयन बहुत मजबूती से आपस में बंधे रहते हैं। यही कारण है कि आयनिक ठोसों का क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होता है। ओके बेटा। ठोसी अवस्था में अब कारण ये है कि ठोसी अवस्था में इनके आयन मुक्त नहीं होते हैं। तो ठोसी अवस्था में ये आयन के स्वतंत्र ना होने के कारण ये विद्युत रोधी होते हैं। लेकिन गलित अवस्था में इनके आयनों का वियोजन हो जाने के कारण, यानी मुक्त आयन पाए जाने के कारण विद्युत का संचालन करते हैं। जैसे NaCl, MgO, ZnS, CF2, NaCl, MgO, ZnS, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड के ये आयनिक ठोस है बेटा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन्स होते हैं, आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन्स होते हैं। इस प्रकार के ठोस पदार्थों का क्रिस्टल जालक आयनों से मिलकर, धनायनों या ऋणायनों से मिलकर बना होता है। इनके आयनों के मध्य विपरीत आवेश होने के कारण इनके आयनों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ये आयन बहुत ही मजबूती से बंधे रहते हैं। परिणाम स्वरूप इनके क्वथनांक और गलनांक भी उच्च होते हैं। ठोसी अवस्था में इनके आयनों के स्वतंत्र न होने के कारण ये विद्युत रोधी होते हैं। किंतु गलित अवस्था में आयनों के स्वतंत्र होने से, यानी मुक्त आयन पाए जाने के कारण ये विद्युत का संचालन करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड, CF2। ओके बेटा। अब बात करते हैं आणविक ठोस के बारे में बात करने। आणविक ठोस क्या होते हैं? क्योंकि परमाणु आयनिक में बात किया, फिर आणविक बात कर ले, उसके बाद आणविक के बाद परमाणु भी बात करेंगे। देखिए बेटा, यानी आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं। आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं। इस प्रकार के ठोस पदार्थों के क्रिस्टल जालक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक बेटा, आणविक है यानी अणु होते हैं, इनके जो अवयवी कण होते हैं अणु होते हैं। इस प्रकार के ठोस पदार्थों के क्रिस्टल जालक अणु होते हैं, यानी इस प्रकार के ठोस पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये अणु आपस में कमजोर क्षीण आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, जिसे वान डेर वाल बल कहते हैं। यही कारण है कि आणविक ठोस पदार्थों का क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है। ये मुलायम तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। आणविक ठोस निम्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ध्रुवीय ठोस, दूसरा होता है अध्रुवीय ठोस। बेटा, अध्रुवीय ठोस क्या होते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? जैसे I2Cl2 Br2, जैसे I2Cl2 I2 क्योंकि ये द्रव है ना बेटा, I2Cl2 H2 ये बेटा क्या है? ये कैसे हैं? अध्रुवीय ठोस हैं, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन इनके बीच में देखिए बेटा, वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या है? 0 है।
वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0 है, इसीलिए ये कैसे हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस हैं। उसके बाद देखते हैं कि ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, यानी जिनके अणुओं में अणु से मिलकर बने होते हैं ठोस। इनके अणुओं में क्या होगा कि वैद्युत ऋणात्मकता में अंतर पाया जाएगा, जैसे कि HCl, 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 SO2, HCl, SO2, ये क्या है बेटा, ध्रुवीय ठोस हैं। कैसे हैं, ध्रुवीय ठोस। अगला होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस यानी हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में कोई बॉन्डिंग होती है, यानी इनके मध्य परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के द्वारा आणविक ठोस यानी कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस बनता है। फिर बात करते हैं परमाणुवीय ठोस। परमाणुवीय ठोस पदार्थों के क्रिस्टल जालक। परमाणुवीय ठोस पदार्थों के क्रिस्टल जालक। परमाणुवीय ठोस पदार्थों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक, इनके जो क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस होते हैं परमाणुवीय ठोस के, बेटा परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और यह परमाणु आपस में बहुत मजबूत सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे रहते हैं। ये परमाणु आपस में बहुत मजबूत सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे रहते हैं, इसीलिए इस प्रकार के ठोसों को सहसंयोजी ठोस कहते हैं। इनके क्वथनांक तथा गलनांक भी काफ़ी उच्च होते हैं, बहुत उच्च होते हैं, जैसे ग्रेफाइट, सिलिका, डायमंड आदि। ग्रेफाइट, सिलिका, डायमंड आदि ये बेटा हो गए तुम्हारे परमाणुवीय ठोस। अब बात करते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होते हैं, इस प्रकार के ठोस पदार्थों के क्रिस्टल जालक धात्विक धनायनों से बने होते हैं। इस प्रकार के ठोस पदार्थों के क्रिस्टल जालक धात्विक धनायनों से बने होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक समुद्र में तैरते रहते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कारण विद्युत के सुचाई, यानी इनमें धात्विक ठोसों में बहुत ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सभी क्या है बेटा, धात्विक ठोस हैं। तो हमने बात कर लिया कि बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। ये बंधों के आधार पर ठोस जो होते हैं, आयनिक ठोस, परमाणुवीय ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, 4 प्रकार के ठोस होते हैं। मैंने इनका अध्ययन कर लिया। अब बात करते हैं क्रिस्टल ठोस व क्रिस्टलीय ठोस व क्रिस्टल जालक। क्रिस्टलीय ठोस व क्रिस्टल जालक। ओके बेटा, अभी थोड़ा थ्योरी का टॉपिक है, इसके बाद न्यूमेरिकल्स पोर्शन आएगा, उसमें मज़ा आएगी, क्योंकि अभी पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह निकालना होगा, संतुलन क्षमता वगैरह, तो उसमें काफ़ी बहुत ही अच्छे से 3D में समझाया जाएगा। शायद आप बेस्ट से बेस्ट समझने की कोशिश अगर करेंगे तो मैं बहुत ही अच्छा समझा दूंगा। 3D में आपको 2D ही नज़र आएगा। देखिए बेटा, क्रिस्टलीय ठोस तथा क्रिस्टल जालक। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टल जालक। क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टल जालक यानी प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टल के जालक से मिलकर बना होता है। प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टल के जालक से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक क्रिस्टलीय जालक एकक कोष्ठिका द्वारा बना होता है। यानी प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस ये किससे बना होता है, क्रिस्टल के जालक द्वारा बना होता है, क्रिस्टल के जालक द्वारा बना होता है। और प्रत्येक क्रिस्टलीय जालक एकक कोष्ठिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक क्रिस्टलीय जालक एकक कोष्ठिका से बना होता है, और प्रत्येक एकक कोष्ठिका 8 घटक कणों से घिरी हुई संरचना होती है। और जो प्रत्येक एकक कोष्ठिका 8 घटक कणों से मिलकर घिरी हुई संरचना होती है। मतलब एक यूनिट सेल बेटा हमने बना रहे हैं, ये देखो ऐसे, जैसे
प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टल के जालक से मिलकर बना होता है। प्रत्येक क्रिस्टल जालक एकक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे बेटा ये। और प्रत्येक एकक कोशिका 8 घटक कणों से घिरी हुई संरचना होती है। ये जैसे ये बेटा हो गए घटक कण, यानी 8 घटक कणों से घिरी हुई संरचना होती है। ये हो गई एकक कोशिका, इसे बोलते हो यूनिट सेल। यूनिट सेल एकक कोशिका, एकक कोशिका यानी इसे बोला जाता है यूनिट सेल। ठीक बेटा, तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने देखा। क्रिस्टलीय ठोस का क्रिस्टल जालक क्या होते हैं कि प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टल के जालक से मिलकर बना होता है और प्रत्येक क्रिस्टलीय जालक एकक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक एकक कोशिका 8 घटक कणों से घिरी हुई संरचना होती है। और ये बेटा एक क्यूबिक टाइप यानी यूनिट सेल ये क्यूब टाइप की होती है, जैसे क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसे 8 घटक कण है 1 2 3 4 5 6, यानी हर कॉर्नर पे एक एक एटम है। ठीक बेटा, यानी 3D है, 3D रूप है इसका। तो इसको बोलते हैं कोर। इसे क्या बोलते हैं? कोर। इसे बेटा क्या बोलेंगे? कोर। ये हो गए इसके परमाणु, यानी घटक कण, परमाणु हो गए, अणु हो गए, आयन, कुछ भी बोला जाता है। और ये इनमें एंगल बनते हैं अल्फा, बीटा, गामा। ठीक, यानी इनकी जो जैसे ये इसकी क्या है? चौड़ाई है, ये लंबाई है, लंबाई है, ये ऊंचाई है, इनके बीच में अल्फा, लंबाई और चौड़ाई के बीच में ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है। ठीक, ये है इनके कोर एंगल, कोर के बीच में एंगल। ठीक बेटा, ओके। अब हम आगे बात करते हैं एकक कोशिका की। एकक कोशिका क्या होती है? क्योंकि भाई प्रत्येक जो क्रिस्टलीय ठोस है क्रिस्टल के जालक से मिलकर बना है। जालक क्या है? एकक कोशिका से मिलकर बना है। एकक कोशिका 8 कणों से घिरी संरचना है, तो एकक कोशिका का अध्ययन कर लिया जाए। फिर एकक कोशिका क्या होती है इसके बारे में जानते हैं भैया। एकक कोशिका देखिएगा बेटा, एकक कोशिका को विस्तृत 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है आद्य एकक कोशिका, दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका। यानी एकक कोशिका को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है आद्य एकक कोशिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका, आद्य एकक कोशिका। सेकेंड इज केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है ना? अब देखिएगा, मैं बात करता हूँ आद्य एकक कोशिका। आद्य एकक कोशिका में क्या होता है कि आद्य एकक कोशिका में अवयवी कण, यानी कि जब अवयवी कण एकक कोशिका के केवल कोनों पर स्थित हों, जब अवयवी कण एकक कोशिका के केवल कोनों पर स्थित हों, जब अवयवी कण एकक कोशिका के केवल कोनों पर स्थित हों, तो उसे आद्य एकक कोशिका कहा जाता है। आद्य एकक कोशिका कहा जाता है। जैसे कि मान लो ये एकक कोशिका बनी है, तो इसके जो अवयवी कण हैं केवल इसके कोनों पर ही स्थित हैं। अवयवी कण में परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, तो ये क्या हो बेटा? केवल कोनों पर स्थित हो, तो इसे आद्य एकक कोशिका कहा जाता है। फिर बात करते हैं केंद्रित एकक कोशिका, यानी जब किसी एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अलावा किसी और भाग पर कोनों के अतिरिक्त अन्य रिक्तियों पर भी उपस्थित होते हैं। जब किसी एकक कोशिका के अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर उपस्थित होते हैं, कोनों के अतिरिक्त अन्य रिक्तियों पर उपस्थित होते हैं, तो उसे केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। अब बेटा केंद्रित एकक कोशिका होती है 3 प्रकार की। केंद्रित एकक कोशिका पहली होती है काय केंद्रित एकक कोशिका, काय केंद्रित
एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फर्स्ट इज काय केंद्रित, सेकेंड वन इज फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका एंड थर्ड यानी कि फलक केंद्रित ने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड थर्ड इज अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, अंत केंद्रित एकक कोशिका मीन्स एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो बेटा, काय केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है कि इस एकक कोशिका में एक एक एटम हर एक कोने पे होगा, यानी 8 कोनों पर एक एक आयंस होगा, एक एक एटम रखा हुआ होगा ऐसे, यानी प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम होगा। उसके बाद बॉडी के सेंटर में एक एटम रखा हुआ होगा ऐसे, तो इसे बोला जाता है क्या, काय केंद्रित, यानी ऐसी एकक कोशिका जिसमें ऐसी एकक कोशिका में अवयवी कण, परमाणु और या आयन कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में उपस्थित होते हैं, तो इसे अंतः यानी काय केंद्रित एकक कोशिका बोला जाता है। जब किसी एकक कोशिका में उसके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में उपस्थित हों, तो इसे काय केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। फिर आते हैं बेटा फलक केंद्रित एकक कोशिका, यानी जब ऐसी एकक कोशिका में कोनों पर अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण यानी एक एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित होता है, एक एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित होता है। जैसे बेटा ये फलक यहाँ एक होगा, एक पीछे वाला, यानी जैसे मान लो ये एक यूनिट सेल है, इसके फलक मानो 6 फलक कैसे होते हैं। मान लो ये कमरा है, इस कमरे में जितनी दीवारें, 4 दीवारें खड़ी हैं, और ये नीचे जो फर्श है इसको एक फलक माना जाता है, एक जो छत है इसको एक फलक माना जाता है। तो 4 खड़ी दीवारें हो गई और एक छत हो गई, एक नीचे की फर्श हो गई, पूरी हो गई 6, इनको बोला जाता है फलक। यानी हर ये इसमें बेटा फलक केंद्रित एकक कोशिका में होता क्या है कि हर एक कोने पर एक एक एटम रखा हुआ होगा, उसके बाद जितने भी फलक हैं उनके सेंटर पे, यानी ये दीवार है, इस दीवार के सेंटर पे एक एक एटम, यानी हर एक फलक के केंद्र पे एक एक एटम रखा हुआ होगा, तो इसे बोलेंगे फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब बेटा अंत केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है कि इसमें हर एक कोने पर एक एक एटम रखा होगा और किसी एक फलक के अपोजिट फलक पे, यानी कि जैसे अगर छत है, छत का अपोजिट फर्श, या मैं जिस दीवार पे है इसका जस्ट अपोजिट का एक फलक होगा, यानी कि उसके एक दूसरे के अपोजिट में एक एक एटम रखा हुआ होगा। यानी ऐसी कोशिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है। किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर मान लो जैसे ये एक यहाँ पाया जाएगा, एक यहाँ, ठीक, बस इतना, ये हो गया अंत केंद्रित एकक कोशिका। चलो ठीक है बेटा, आज हमने यहाँ तक डिस्कस किया। अब कल से बात करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट 7 टाइप की प्रिमिटिव यूनिट सेल होती हैं। तो 7 टाइप की जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती हैं इनको कैसे इनके मतलब किस आधार पे इन्हें डिवाइड किया गया है, इनमें साइड लेंथ के बेसिस पे देखा गया है, इनमें एंगल के बेसिस पे देखा गया है, किन किन क्रिस्टल्स में ये चीज़ पाए जाते हैं, उसका सारा अध्ययन हम कल करेंगे। और बस कल के लिए बेटा अगले वीडियो में जस्ट हम अपलोड कर देंगे ये चीज़ें। बस इसके लिए आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।